तभी यहाँ पे देखने को मिलता है एक बहुत ही फ्रांस का ही, ठीक है, कहाँ, फ्रांस का ही एक सैनिक सामने आता है, ठीक है। फ्रांस का ही एक सैनिक क्या होता है, एक मामूली सा सैनिक सामने आता है और वो फ्रांस के लोगों को ये एहसास दिलाता है कि अगर हमको फ्रांस का शासक बना दिया जाए तो हम फ्रांस में बहुत ज्यादा बदलाव ला सकते हैं, और ऐसा होता भी है, ठीक है। अब हम बात करें नेपोलियन का, किसका बात करें, नेपोलियन का, ठीक है। अब हमारे कहानी में आएंगे नेपोलियन, तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब क्या आता है हमारा कहानी में नेपोलियन, ठीक है। नेपोलियन को जो आगमन होता है फ्रांस में होता है 1804 ईस्वी में। कब होता है, 1804 ईस्वी में, ठीक है। जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो फ्रांस का शासक बनता है 1804 ईस्वी में। किस तरह से वो लोगों को एहसास दिलाता है कि अगर हमको शासक बना दिया जाए फ्रांस का तो हम फ्रांस में बड़े बदलाव ला सकते हैं, ठीक है। और ऐसा भी होता भी है, ठीक है। जब वो नेपोलियन 1804 ईस्वी में फ्रांस का शासक बनता है, ठीक है, तो वो काफी ज्यादा बदलाव लाते हैं, ठीक है। क्या लाते हैं अभी हम ध्यान सुनेंगे, ध्यान सुनना, ठीक है। सबसे पहले नेपोलियन जब 1804 ईस्वी में राजा बना, ठीक है, तो ये राजा बनते ही क्या किया, 1805 ईस्वी में। कब, 1805 ईस्वी में अपना एक संविधान लागू किया जिसका नाम था नेपोलियन संहिता। क्या नाम था, नेपोलियन संहिता। इसी को हम बोलते हैं नेपोलियन सिविल कोड। नेपोलियन सिविल कोड, या इसी को एक और नाम से जानते हैं, नेपोलियन कोड। बात में है, ठीक है। मतलब ये जो जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक बना 1804 ईस्वी में, उसके एक साल बाद ही क्या किया, वहां एक संविधान लागू किया, अपना संविधान बनाया, ठीक है। उसको किस नाम से जानते हैं, तीन नामों से जानते हैं, ठीक है। ये तीन नाम में से कोई भी नाम आ सकते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना, ठीक है। पहला हमारा हो गया नेपोलियन संहिता, ठीक है। दूसरा इसको नाम से जानते हैं नेपोलियन सिविल कोड। तीसरा नाम से जानते हैं नेपोलियन कोड, ठीक है। मतलब ये तीनों एक ही है और ये संविधान का नाम है जो कौन लागू करवाए थे, नेपोलियन बोनापार्ट। कब, 1805 ईस्वी में। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक कब बना था, 1804 ईस्वी में, ठीक है। तो इसको याद रखने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं थोड़ा। अब नेपोलियन बोनापार्ट जैसे ही संविधान लागू किया, ठीक है, तो उसमें काफी अच्छे अच्छे नियम थे। जैसे कि पुराने समय में था कि अगर तुम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में व्यापार करने के लिए जाते हो तो तुमको टैक्स देना पड़ेगा। तो सबसे पहले नेपोलियन सिविल कोड में यही लिखा गया कि क्षेत्रीय आधार पर जो टैक्स लग रहे हैं, जो कर लग रहा है, उसको खारिज किया जाता है, ठीक है। साथ ही क्या किया, जो जन्म से अधिकार मिल रहे थे लोगों को, जैसे हमारा कुलीन वर्ग हो गया, ठीक है, हमारा पादरी वर्ग हो गया, तो इन लोगों को जन्म से ही अधिकार मिलता था कि तुम टैक्स नहीं दे सकते। तो इसको भी खत्म किया, ठीक है, कि अब जन्म से कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा, सारे लोग को टैक्स देने पड़ेंगे, चाहे वो पादरी वर्ग का हो, चाहे वो कुलीन वर्ग का हो, चाहे वो मध्यम वर्ग का हो, ये सभी लोगों को क्या देना पड़ता था, टैक्स, ठीक है। पहले कौन देता टैक्स, सिर्फ पादरी लोग और एक हमारा कुलीन वर्ग के लोग। पहले यही दोनों वर्ग को एक विशेष अधिकार मिलते थे जन्म से ही कि इन दोनों को कर नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ कर देने का अधिकार किसको था, तो सिर्फ और सिर्फ मध्यम लोगों को। लेकिन जैसे नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, तीनों को कर देने पड़ेंगे, चाहे वो कुलीन वर्ग का हो, चाहे वो पादरी वर्ग का हो, चाहे वो मध्यम वर्ग का हो, और सभी लोगों को कर जो है वो समान रूप से देने पड़ेंगे। साथ ही क्या किया, जो इन लोगों में तीनों जो वर्ग है, जो भेदभाव चल रहा था, उनको समाप्त किए, ठीक है। तो इसमें काफी ज्यादा नियम लाते हैं और काफी ज्यादा इसमें और भी अच्छे अच्छे नियम थे जिन्होंने फ्रांस की जनता को प्रभावित किया, ठीक है। अब जैसे ही फ्रांस के लिए नए नए नियम बनाए, ठीक है, तो आसपास के जो पड़ोसी राजा थे, आसपास के जो भी पड़ोसी देश था, वो भी प्रभावित हो रहे थे कहीं ना कहीं धीरे धीरे, ठीक है। अब देखो, मानो ये हमारा यूरोप है, ठीक है, यूरोप में ये हमारा एक फ्रांस है, ठीक है, थोड़ा सा और बनाते हैं बड़ा, थोड़ा सा यूरोप, ठीक है। ये मानो हमारा पूरा यूरोप है, यहाँ हमारा फ्रांस है, इधर मान लो इंग्लैंड, इधर मान लो ऑस्ट्रेलिया, इधर मान लो जर्मनी है, ठीक है। अब ये जो हमारा यूरोप है, यूरोप बोल रहे हैं, फ्रांस, ये जो हमारा फ्रांस है, फ्रांस में जानते हो कि क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है। 1789 ईस्वी में यहाँ के राजा को हटा दिया गया, ठीक है। उसके बाद रॉबेस्पियर आया, फिर उसको भी हटा के नेपोलियन बोनापार्ट आया, ठीक है। अब ये नेपोलियन बोनापार्ट के जो अच्छे अच्छे नियम थे वो काफी ज्यादा आसपास पड़ोस के राजाओं में क्या हुआ, काफी ज्यादा प्रचलित हुआ, ठीक है। अब जो आसपास के जितने भी जनता थे उन्हें भी लगने लगा कि काश नेपोलियन जैसा ही हमारा भी शासक होता, ठीक है, नेपोलियन जैसा भी हमारा शासक होता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिले विद्रोह की भावना यहाँ भी जाग रही थी। मतलब आसपास के जो भी देश है
थे, वहां भी विद्रोह की भावना जाग रही थी। अब जैसे देखो यहाँ पे राजा को हटा दिया गया, तो यहाँ के जो भी राजा था लगभग सभी का जो मानना था वो सेम ही था। मतलब सभी जितने भी आसपास के जो राजा थे अड़ोस पड़ोस वाला, सारे निरंकुश ही थे। मतलब सभी लोग जनता पे अत्याचार ही कर रहे थे। इसलिए सभी लोग वर्ग, मतलब जितने भी यहाँ के जनता लोग थे, कहीं ना कहीं सभी देश के आसपास के देश की जनता काफी ज्यादा नाखुश थी अपने शासक के प्रति। ठीक है, तो सभी लोग बदलाव चाहते थे। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने नेपोलियन के बात सुना कि नेपोलियन में फ्रांस तो अच्छे नियम लाए, ठीक है, उन्होंने जनता के बारे में सोचा, आम लोगों के बारे में सोचा। ठीक है, तो ये लोग भी चाहने लगे कि हमारे देश में भी क्या है, नेपोलियन जैसा शासक आए। ठीक है, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं विद्रोह की भावना दिख रही थी अपने राजा के प्रति। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ के जो भी राजा था वो आपस में मिला, और क्या किया, आपस में मिला और नेपोलियन को कहीं ना कहीं बर्बाद करने के लिए साजिश रचने लगा कि मतलब किस तरह से नेपोलियन को दबाया जाए, क्योंकि हमको अपना कुर्सी बचाना है। अगर हम नेपोलियन को कुछ इलाज नहीं करेंगे, देखो ये जो भी सम्मेलन चल रहा है, ठीक है, इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर हम नेपोलियन का इलाज नहीं किए तो ये हमारे सत्ता को भी छीन लेगा, क्योंकि जनता पहले से ही भड़की हुई है। अब अगर ये आ गया, ये साथ दे दिया जनता को, तो कहीं ना कहीं हमको बाहर निकाल कर फेंक दिया जाएगा। ठीक है, तो इन लोग आपस में क्या किया, मिले और इस नेपोलियन के प्रति क्या करने लगे, साजिश करने लगे। ठीक है, और ये साजिश में कामयाब भी होते हैं। 1814 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध होता है। कब होता है, 1814 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध होता है, और यही हमारे नेपोलियन का हार हो जाता है। ठीक है, इसलिए देखो ऐसा नहीं है, इतिहास का सबसे महान राजा है उसी को हम नेपोलियन बोनापार्ट बोलते हैं। मतलब अभी भी इतिहास का जो महान राजा है उसके नामों में सबसे पहले नाम आता है कौन, नेपोलियन बोनापार्ट का। किसका आता है, नेपोलियन का। अब ऐसा क्यों आता है ये तुम खुद भी डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि ये आम लोगों के बारे में सोचे। इससे पहले जो भी हमारा शासक था वो आम लोगों के बारे में नहीं सोचा था, आम जनता के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन इन्होंने क्या किया, मध्यम वर्ग के बारे में, मध्यम वर्ग के लोगों के बारे में, आम जनता के बारे में सोचा। ठीक है, इसलिए इसको पूर्ण इतिहास का सबसे महान राजा कहा जाता है। ठीक है।